गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल टेक अ सेशन ऑन गांधी जी। देखिए इंट्रोडक्शन में सी वी आर हेयर टू राइट द आंसर अबाउट गांधी जी एंड नॉट टू डू द पीएचडी ऑन गांधी जी। ओके, तो ऐसे अगर हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एक ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इतना बड़ा दर्शन है उनका। पर हमें यहाँ क्योंकि आंसर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना है तो हम सिर्फ उनके बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनके बारे में देखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा क्या लिखना है उनके बारे में कि उनकी फ़िलॉसफ़ीज़ आज के युग में किस तरीके से कारगर सिद्ध होती हैं, किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी गांधी जी लेड आवर नेशन टू अ सक्सेसफुल फाइट अगेंस्ट द देन माइटिएस्ट पावर विद यूनिक टूल्स ऑफ लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए जैसे इसमें ये मेंशन है कि 20वीं शताब्दी के दौरान गांधी जी ने उस वक्त की सबसे माइटीएस्ट, सबसे पावरफुल फोर्स जो ब्रिटिशर्स थे या जो कॉलोनाइज्ड पावर्स थी, वो पूरी दुनिया में जब लोगों को कॉलोनाइज कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनके हृदय में तो कोई भी दया भावना या प्रेम मोहब्बत नहीं थी ना किसी के लिए। वो तो केवल इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे थे सारी दुनिया से। उनका पर्पस क्या था? उनका गोल ही ये था ना कि हम जितना हो सके वहाँ का इकोनॉमिकली ड्रेन करेंगे, ड्रेन आउट करेंगे वेल्थ और अपने देश में जाकर के उसको, मतलब सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड था। उनके मन में कोई भी किसी के लिए प्रेम मोहब्बत की भावना नहीं थी, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन था। उन लोगों से, इतनी माइटिएस्ट पावर से लड़ने के लिए गांधी जी को किन किन उनके पास टूल्स क्या हैं, हथियार क्या हैं उनके? प्रेम और आपका हो गया सत्य और अहिंसा, ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस। ठीक है, आज भी हम देख रहे हैं हर जगह कोल्ड वॉर्स हैं, हॉट वॉर्स आर देयर। जैसे कि हम देख सकते हैं अब इज़राइल पैलेस्टीन है, रशिया यूक्रेन अभी अभी, और इंटरनल वॉर्स चले ही आ रहे। तो इन सब वॉर्स के या ये सब युद्धों के दौरान अगर कोई फ़िलॉसफ़ी या कोई आइडिया कारगर साबित होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गांधीयन फ़िलॉसफ़ी है। क्योंकि गांधीयन फ़िलॉसफ़ी ही पीस, जो शांति का है, अमन का पैगाम लेकर आई है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। जब पूरी दुनिया में सब लोग सुपीरियॉरिटी के लिए एक सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और इस दौरान जब गांधी फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्टीमेट सॉल्यूशन आज के दौर में गांधीयन फिलॉसफी ही है। आप देखो बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन हैं या नेल्सन मंडेला हुए, मार्टिन लूथर किंग हुए, बराक ओबामा हुए, और तो आपके दलाई लामा, बहुत सारे आज भी वो गांधी से ही प्रभावित हुए हैं, है ना। जबकि आइंस्टाइन का तो एक तथ्य भी है, ऐसा बोलते हैं कि उनका कोट है कि इस पृथ्वी पे ये नेक्स्ट जनरेशन के लोग, जो अगली पीढ़ी आएगी, वो भरोसा ही नहीं करेगी कि हाड़ मास का एक पुतला जो इतना टॉलरेंट था वो कभी इस धरती पे। ये तो उनका कोट है, आपको ये एग्ज़ाम में भी मिलेगा, एज इट इज़ मिल सकता है, और उस पर इवन प्रीलिम्स में भी ये कई बार पूछा जाता है कि किसके लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये कुछ आप अपने उस आंसर को अच्छा करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब देखिए, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स ऑफ सत्याग्रह है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी खादी, ये सब के बारे में हमें मेंशन कर देना है। नॉन वायलेंस, 11 वोज जो उनके 11 व्रत हैं, पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, ट्रुथ, सत्याग्रह, ये सब के बारे में हम मेंशन करते हैं। चलिए हम देखिए गांधी जी थॉट्स ऑन पॉलिटिक्स। देखिए गांधी जी कोई पॉलिटिकल फिलोसफर तो थे नहीं, राजनीति से उनका कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक, क्योंकि वो एक राजनेता नहीं थे, पर उनकी फिलॉसफी राजनीति में किस तरीके से कारगर साबित हुई है। क्योंकि देखिए आप राजनीति से किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। अगर पूरे विश्व में या आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर आप उत्थान चाहते हैं किसी भी जीव का या किसी भी जाति का, किसी भी प्रजाति का, तो राजनीति में आपको कदम रखना ही पड़ेगा, या बिना राजनीति के वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं गांधी जी के क्या विचार थे पॉलिटिक्स में। गांधी जी हैज़ रिवाइज्ड ओपिनियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। गांधी जी के विचार जो हैं समय के अनुसार बदलते रहे हैं, समय के अनुकूल थे वो। जैसे कि आज समय किसी और चीज़ का है, उन्हें कुछ और दिनों बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आज इस फिलॉसफी का काम नहीं है, ये थॉट मुझे चेंज करना चाहिए, तो वो बदलते रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो दृढ़ थे कि नहीं नहीं मैं तो बदलूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए। समय के अनुसार परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। ठीक है, उनके जो आइडियाज़ थे वो ऐसा नहीं था, सिर्फ ईस्ट से प्रभावित नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ये वो इंडिया से हैं तो ईस्ट, वो विदेश में भी पढ़कर आए थे। तो वो ये चाहते थे कि जो वहाँ की चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ की अच्छाइयाँ हैं, वो सब मिल कर के एक बेहतर राजनीतिकरण करें, ताकि उससे लोगों का अल्टीमेट एम क्या था? अल्टीमेट एम जो था वो ये था कि
अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब से गरीब है उसका भी उत्थान हो, कोई भी चूके ना। जैसे कि रस्किन की अनटू द लास्ट के बुक से बहुत ही प्रभावित थी। अनटू द लास्ट क्या कहती है कि जो आखिरी व्यक्ति भी खड़ा है यदि किसी रो में, और उसका आप जब तक नहीं बोलोगे समाज में जो है खुशहाली है, जब तक वो आखिरी व्यक्ति भी खुश नहीं है, ठीक है। तो इन सब से वो बहुत प्रभावित थे, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे। देखिए हम यहाँ पर ये देख भी सकते हैं कि इन्होंने ये लिखा हुआ है, गांधी जी ने अपने बारे में ये मेंशन किया है कि ये देखिए, he strongly felt that without involving himself in politics it is not possible to remove socio-economic exploitation and political subjugation। देखिए वो खुद मानते हैं कि पॉलिटिक्स में, देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसा, वो मानते थे कि राजनीति एक ऐसा सांप है जो मुझे ऐसे कुंडी बनाकर अपने आप में बांधे हुए है, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। देखिए अगर आपको सांप ऐसे बांध लेता है, या सांप ने आपके गले पर फंदा जो है ऐसे कर लिया या कुंडी बना ली, तो आप तो उसमें फंस गए ना। अब आपको निकलना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना आप उसमें घुट के मर जाओगे या फिर आपको निकलना पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। तो गांधी जी बिलीव करते थे कि विदाउट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ into the politics I cannot remove socio economic exploitation and political subjugation। ये एकदम इम्पॉसिबल है, और ये तो है ही। अगर राजनीति, क्योंकि राजनीति से ही सब कुछ है, आप समाज के जो आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन, शोषित वर्ग है या शोषण हो रहा है, उसको कैसे हटाओगे, है ना। In this perspective, we have to understand Gandhi's confrontation with the coil of snake. No matter how much tough the task might be, we have to come out। देखिए ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर सांप आपके गले में फन कुंडी बनाकर बैठा है या आपको तो आप क्या करोगे, फिर आपको निकलना ही पड़ेगा बाहर, या तो आप घुट के मर जाओगे या निकलना ही पड़े। तो समाज, जो राजनीति है वो जीवन का एक एक हम बोले बहुत ही आधारशिला है। बिना राजनीति में इन्वॉल्व हुए आज के समाज में आप किसी का भी उत्थान नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते, तो यहाँ पर ये चीज़, ये वर्ड जो है ये आप मेंशन कर देना कि जो गांधी जी का कॉइल ऑफ द स्नेक करके उन्होंने राजनीति को संबोधित किया है, ठीक है, यही आपको यूज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्वराज का मतलब उन्होंने क्या बताया हमें। स्वराज का मतलब बताया अवेकनिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। जो गरीब है, जो शोषित वर्ग है समाज का, जब तक वो जागृत नहीं हो रहा है और उसका उत्थान नहीं हो रहा है, तब तक हम किसी भी देश में या किसी भी समाज में ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है एक बेहतर राज चल। जब तक हम स्वयं का राज, स्वयं का राज का मतलब क्या है कि जब तक स्वयं व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल की आप एक बात बताइए, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपकी जो सोच है वो दबा दी गई है, वो कुचल दी गई है। जब तक आपको सोचने की आज़ादी नहीं होगी, अपनी प्रोग्रेस की आज़ादी नहीं होगी। अब एक बार ऐसा कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना कोई अभिशाप नहीं है, पर मरना बहुत बड़ा अभिशाप है। क्यों ऐसा बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको सुविधाओं से वंचित रखा गया है, या वो स्वयं ही उस दिशा में नहीं जा रहा है जहाँ पर उसका उत्थान होगा। वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो व्यक्ति तो मृत है। फिर आप ऐसे में, आप एक बात बताओ, अब आपको कितने भी बड़े महलों में रख दिया जाए पर आपको आज़ादी नहीं है, आपको सांस लेने की आज़ादी, आपको सोचने की आज़ादी नहीं, विचार करने की आज़ादी नहीं है, अगर ये सब तो सोक्रेटिस प्लेटो पे बोलकर, तो आप कैसे जागृत हुए, आपका कैसे ये स्वराज की भावना कैसे आएगी? फिर तो आप किसी की गुलामी कर रहे हो ना। तो एक्चुअल में स्वराज का मीनिंग उन्होंने ये माना। नो मेजॉरिटी रूल का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो है एक, मान लो कि एक हर्ड मेंटेलिटी है। हर्ड मेंटेलिटी कैसे हुआ कि आप कुछ, अधिकतर लोग जो है किसी चीज़ को संभाल रहे हैं। मान लो किसी एक कुप्रथा चली आ रही है, अब कुप्रथा, जैसे मान लो पहले पुराने ज़माने में सती प्रथा थी। सती प्रथा के जो थे, आप देखो उनके जो बोलेंगे हम सपोर्टर्स ज़्यादा थे, तो सपोर्टर्स ज़्यादा थे तब सती प्रथा के। तो अब ये थोड़ी है कि वो ज़्यादा हैं सपोर्टर्स और अकेले राजा राम मोहन राय खड़े हो गए उसके अगेंस्ट तो वो गलत होंगे, ये नहीं होगा ना। फिर स्वराज की भावना कैसे आएगी? तो ये नहीं होना है कि जहाँ मेजॉरिटी है या जहाँ पर हम बोलेंगे कि बहुसंख्या में लोग ज़्यादा हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सही हैं, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वही विचारों की स्वतंत्रता, मीन्स टू अचीव स्वराज थ्रू पेशेंस, परजवरेंस। और स्वराज को पाना, अब देखिए स्वराज की भावना आई है तो स्वराज के लिए लड़ना भी पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी लड़ाई की है। और आपको देखिए हम मान सकते हैं कि रास्ते अलग अलग होंगे पर मंजिल तो एक ही थी ना। छत्रपति शिवाजी महाराज को ले ले या गांधी जी को ले ले, गांधी जी के हिसाब से जो मीन्स होते हैं, जो माध्यम होते हैं स्वराज को प्राप्त करने, वो होता है धैर्य, परजवरेंस, सीजलेस टॉयल, करेज, इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट।
बेसिस इन सेल्फ सेक्रीफाइस, अगर ऐसा कभी नौबत आ जाए कि आपको किसी चीज़ को त्याग करना पड़े तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिए, है ना? किसी चीज़ को अब मान लो जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने क्या किया, कितना कुछ त्याग किया उन्होंने। एक जो देसी वेशभूषा अपनाई और एक धोती और के सहारे अपना सारा वेस्टर्न जो भी था उनका, उन्होंने अपने सुखों को त्यागा ना। जब तो स्वराज आज जो आया है इतना, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपसे ही होती है, थ्रू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अस्त्र क्या होंगे? सत्य और अहिंसा। चलिए सर्वोदय के बारे में देखते हैं। देखिए सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी का उदय, यही होगा ना, सभी का उदय। इसका मतलब तो यही होगा, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल और प्रोग्रेस ऑफ ऑल। आप आज़ाद हो जाएंगे, आपको चलो स्वतंत्रता दे दी, आपके पास आज़ादी है, आपके पास, आपको कोई काम पकड़ा दिया, आपने काम भी कर रहे हो, आप रोटी कपड़ा मकान, ये 3 ज़रूरतें इंसान की पूरी हो गई। चौथा जो ज़रूरत है वो गांधी जी ने क्या ऐड की इसमें? गांधी जी ने ऐड किया सम्मान। रोटी कपड़ा मकान और सम्मान। सम्मान इंसान का, अब मान लो आप किसी को, आप किसी को गुलाम बनाकर आप चलो उसको काम भी दे रहे हो, सब दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, पर वो अगर गुलामी से उसको अब होता है ना, वो किसी कितनी बुरी तरीके से किसी नौकर को अपने वो संबोधित कर रहे हैं, या डोमेस्टिक हेल्प्स जो होती हैं हमारे घरों में, आप उनको क्यों रे इधर आ, चल ये लेकर आ, ये कर, तो आप उसको सम्मान ही नहीं दे रहे हो, तो फिर वो ऐसी इंसान कैसे उदय होगा किसी का, है ना? आपको सम्मान देना ज़रूरी है व्यक्ति, तो सबकी तरक्की होगी, इंसान का खुद के लिए प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। अब उसकी खुद से घृणा हो जाएगी, अगर कोई व्यक्ति है उसको पढ़ाई-लिखाई से वंचित हो गया और अभी वो ड्राइवर का काम कर रहा है, और अगर आप उसका मालिक उसको लगातार, अब वो उसकी मजबूरी है क्योंकि भाई उसका परिवार है, वो काम कर रहा है अपने परिवार के लिए, आप उसको लगातार कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं तो बोल रही हूँ कुत्ते को भी ऐसे ट्रीट मत करो। तो अगर आप इस तरीके से ट्रीट करोगे तो उसको स्वयं के लिए घृणा आ जाए, घृणा हो जाएगी, करते 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 कभी कभी किसी किसी दिन वो सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना? या वो, अब कैसे, उसको खुद से प्रेम ही नहीं है तो वो आगे भी नहीं पढ़ेगा। अब उसको खुद से प्रेम होगा तो फिर उसका मन करेगा कि हाँ नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं एक बहुत ही क्या बोले हम, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट होगी सबकी, सबका उदय होगा, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जब सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आएगा तो सबका प्रोग्रेस हो जाएगा। और इसी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अभी आई है, तो ये सब देखिए गांधी बिलीव करते थे, और गांधी जी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अभी ये हम बोलेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय वगैरह, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। अंत्योदय का जो प्रोग्राम है, गांधी मानते थे कि जो भारत है वो ग्रामीणों में बसता है, वो आपका शहरों में नहीं है। आप तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट देखो उन्होंने कहाँ ऐड किया। वो मानते थे कि जब तक गाँव में आप उनको, उनके जो बेसिक उनका जो काम है, उनकी जो कारीगरी है, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, आप उसको तवज्जो नहीं दोगे, तब तक कैसे उनका उत्थान होगा? अब गांव का व्यक्ति शहर थोड़ी आना चाहता है, वो तो मजबूरी में आता है। आप देखो, आप बताइए ना, फैक्ट्रीज भी अगर आज आ रही हैं तो जो रॉ मटेरियल है उसका, इंडस्ट्रीज जो आ रही है, रॉ मटेरियल कौन तैयार करके देता है? किसान तैयार करके देता है ना उसको। आप उसकी मजदूरी वहां दीजिए। आप गांव का विकास क्यों नहीं कर रहे हो? आपने शहरीकरण इतना कर दिया कि गांव का व्यक्ति शहर को आ रहा है। अब शहर में आता है, गरीबी इतनी होती है, फिर क्राइम भी बढ़ते हैं जब उसको कुछ वो, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक लूप है। अब जब इसको पढ़ोगे आप तो आपको पता चले कि गरीबी से कैसे क्राइम्स जुड़ते हैं और क्रिमिनोलॉजी, और तो आप अल्टीमेटली कहाँ उत्थान हो रहा है? कुछ ही तबकों का तो, केवल बड़ा आदमी बड़ा अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। तो जब तक आप, तो गांधी जी का बहुत सा जो, देखिए गांधी और नेहरू को जब आप पढ़ोगे तो नेहरू का जो मॉडल है वो है टॉप टू बॉटम। नेहरू ने हमेशा सपोर्ट किया है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए शहर से गांव की ओर, जबकि गांधी जी का जो वो था बॉटम टू टॉप अप्रोच था उनका। वो चाहते थे कि गांव से शुरू करो, भारत की जो नींव है वो गांव है, ग्रामीण है। आप गांव से शुरू करो विकास करना, शहरों तक अपने आप विकास पहुंचेगा, और इस तरीके से सभी का जो है सर्वोदय हो जाएगा। आप अभी ये चल रहा है ना, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो हैं, ये सब अभी जो हो रहा है, ये सब सब गांधी का विचार थे। अब इसमें देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आते हैं उनके, कॉटेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने कितना, तो गांधी जी का जो विचार था वो बहुत ही बॉटम टू टॉप अप्रोच थी, निचले से ऊपर की ओर उनके विचार थे। ऐसा ऐसा मॉडल था उनका, ये बॉटम से टॉप। ठीक है, चलिए 4 मेन गोल्स बताए उन्होंने, सर्वोदय, नॉन वायलेंस, स्वराज और स्वदेशी। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव सर्वोदय के। तो सर्वोदय का जो ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं अभी बता रही थी आपको, सेल्फ सपोर्टेड विलेज नेटवर्क। विलेज नेटवर्क जो है, गांव है, ग्रामीणों को शहरों की आवश्यकता। आज जो गांव है उसका हेड कौन है? कलेक्टर है। तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मान लो नॉर्थ इंडिया में कोई कलेक्टर आता है, साउथ इंडिया का कोई कलेक्टर का ट्रांसफर होता है, उसको अब वो कभी कभी जा रहा है गांव में, उसको क्या पता कि क्या व्यवस्था है, क्या क्या है, वो तो नहीं जुड़ पाएगा ना उससे, जब तक आप गांव के ही किसी व्यक्ति को वो अधिकार नहीं मिलेगा। अब ग्रामीण, अब जैसे ग्राम पंचायत है वो बैठी रहती है फाइनेंस के लिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जब होगा, इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग तब वो हमें मिलेगा। तो गांधी जी की जो कोशिश थी वो ये थे, उनका सपना ये था कि जो इलेक्शन है ग्राम पंचायत के, केवल और केवल वो डायरेक्ट होने चाहिए, बाकी सारे इलेक्शंस इनडायरेक्ट कर दो, मगर ग्राम पंचायत के बस डायरेक्ट कर दो। जो फाइनेंस है उसके लिए उन्हें कहीं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के सहारे नहीं बैठना पड़ेगी, नहीं वो इलेक्शन कमीशन हमें जब ला कर देगा जब। तो उनका मानना ये था कि पंचायतों को जितने से ज़्यादा आप दृढ़ बनाओगे, उनके हाथ में अधिकार दोगे, डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, विकेंद्रीकरण करोगे आप, असलियत में गणतंत्र की स्थापना तभी होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए विलेज काउंसिल, विलेज इंडस्ट्रीज, ये सब मैं आपको बता चुकी, ये सब बस आप शब्दों में अपने बहुत अच्छे से लिख देना। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए सर्विस फॉर कॉमन वेलफेयर। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी अभी भी नहीं बने हैं गाँव में, कहाँ जाएं, वो डॉक्टर नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वो बैठे हैं इंतज़ार करने, जब अधिकारी आएगा और वो वहाँ पे सेल्फ टेस्ट करेगा, तब जाकर वो अफर्म करेगा, तब जाकर वो चीज़ें आएंगी। उसमें भी कौन है, सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सुविधाएं इसलिए नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास अपना खुद का कुछ पैसा नहीं है ना, तो वो कैसे देंगे। वो तो अब वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो बैठे हुए हैं कि मंत्रियों के, जब मंत्री पास कर देंगे, अधिकारी पास कर देंगे, तब वहाँ पैसे आएंगे, तब वहाँ पे डॉक्टर्स। तो इस तब तक फिर आदमी क्यों नहीं शहर की ओर भागेगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारा, हम जो है पाश्चात्य की तरफ इससे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हम अपनी जो एक मिट्टी की खुशबू है या हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो हम खो रहे हैं। और इस तरीके से जब तक आप किसी को फॉलो करते हो, जब तक आप किसी के पीछे भागोगे, तो आप कभी भी, पीछे भागने वाला तो पीछे ही रहेगा ना। जब तक आप किसी और को फॉलो, आपका खुद का कोई मॉडल नहीं है ना। आप आगे भी जाओगे तो फिर आप वहाँ जाकर करोगे क्या? आप किसी को फॉलो कर रहे हो, जब आप किसी के चरणों को फॉलो कर रहे हो, फिर आप उससे आगे भी जाकर क्या करोगे? आपके पास तो कोई नक्शा ही नहीं है ना आगे का क्या काम करने का। एटलीस्ट आपके पास अपनी ओरिजिनलिटी तो थी। तो गांधी जी के ये विचार थे कि जब तक हम भारत को गाँवों से, ग्रामीणों से कनेक्ट नहीं करेंगे, हमारी ओरिजिनलिटी को खो देंगे, तब तक जो है स्वराज्य की या सर्वोदय की कोई भावना भी हमारे देश में हम बोले वास्तविक रूप में नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए। उसके बाद तो ये वर्ड्स हैं जैसे फ्रीडम, फेलोशिप, इक्वालिटी, ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। ये तो वर्ड्स का खेल है। उसके बाद फिर अब गांधी जी के 11 जो थे वो व्रत मानते हैं। गांधी जी के 11 व्रत जो, देखिए आप, सत्य अहिंसा, बहुत सारे जैनियों से भी प्रभावित थे उनके, जैसे सत्य अहिंसा अस्तेय या परिग्रह। जैनों की अहिंसा से गांधी जी की अहिंसा में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे अगर कल्याण के लिए, विश्व के या समाज के कल्याण के लिए हिंसा का सहारा लेना भी पड़े तो आप जो है लीजिए। उनकी अहिंसा गीता से काफ़ी प्रभावित थी। अहिंसा परमो धर्मा उनका मानना। देखिए अहिंसा को महात्मा गांधी ने ऐसे नहीं कहा है कि अहिंसा किसी कायरों का बस की बात नहीं है। अहिंसा जो एक इतना बड़ा अस्त्र है, जहाँ पर आप सामने वाले को ना सिर्फ आप उनको वॉर में हरा रहे हो, फील्ड में हरा रहे हो, जबकि वैचारिक रूप में भी हरा रहे हो। अल्टीमेटली आप उसका हृदय परिवर्तन कर रहे हो। वो आपके समीप आके बैठ रहा है, अपने हाथ जोड़कर बैठ रहा है, अर्जुन की तरह कृष्ण भगवान के सामने बैठ जाएगा और आपकी शरण में आ जाएगा। तो इतना पावरफुल अस्त्र होता है अहिंसा। उसके बाद आप ये पूरे 11 स्वदेशी, अनटचेबिलिटी रिमूवल, है ना, छुआछूत का उन्होंने बिल्कुल भी रिमूव किया है या उन्होंने अपोज किया है। ब्रेड लेबर, नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, सेल्फ डिसिप्लिन, अपरिग्रह, कंट्रोल ऑफ द पैलेट, अभय और इक्वालिटी टू ऑल रिलीजन, सर्वधर्म संभव बोलते हैं ना, वही। चलिए, और 7 सिंस भी बताए। यंग इंडिया जो मैगजीन है उसमें 7 सिंस गांधी जी ने बताए हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, जो बिना सिद्धांतों के आज जो राजनीति होती है, जैसे कि अब आप मानो इसमें देखो एग्जाम्पल्स भी होंगे और आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल्स डाल सकते हो कि आज जैसे मान लो पॉलिटिक्स में राजनेता क्या करते हैं, किसी को लालच दे रहे हैं, गरीब व्यक्तियों को, कि वो शराब बांट रहे हैं, शराब बांटते बांटते वो और शराब के लालच में लोग जो है वोट दे देते हैं। पर ये
क्या सिद्धांतवादी राजनीति कहलाएगी? वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम का धन हमेशा नुकसान ही करता है। अब आप बताओ, आपको बिना काम का पैसा मिलेगा तो दिमाग कहाँ जाएगा? फिर तो क्राइम बढ़ेगा, है ना? और देखो, आप करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, टेकिंग ब्राइब। आज ही देखो ना, आप नौकरी ले लेते हैं और सरकारी नौकरी ले लेंगे और फिर करप्शन करेंगे। सरकारी नौकरी के पीछे मैक्सिमम भाग क्यों रहा है आदमी? जॉब स्टेबिलिटी तो एक अलग चीज़ है, पर ब्लैक मनी भी एक बहुत बड़ा जो है अनकहा सच बोलेंगे हम इसको। तो क्योंकि नौकरी में सैलरी कितनी, आईएएस ऑफिसर की सैलरी खुद 1 लाख भी नहीं बनती है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि कितने सारे, अभी आप फ्रॉड्स उठाकर देखो ना आप, कितना ब्लैक मनी अभी एक आईएएस ऑफिसर ने कितना जॉइन ही किया था। और छोटे छोटे कर्मचारी, ना सिर्फ अधिकारी जबकि राजनेता भी। तो जब तक ये चीज़ें होंगी, आप सोशलिज्म कैसे आए? समाजवाद का कॉन्सेप्ट ही क्या है? समाजवाद का कॉन्सेप्ट यही तो था कि अपरिग्रह, उतना धन अर्जित कीजिए जितनी ज़रूरत है। मार्क्स की तरह कैपिटलिज्म को फॉलो मत करें। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद क्या कहता है कि मेरा जितना है उतना मेरा, उसको कोई नहीं छीनेगा। पर गांधी का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलिज्म, समाजवाद की तरफ है। गांधी जी कहते हैं कि आप उतना लो जितनी आपको ज़रूरत है। आपको 2 रोटी खानी है, आप 2 लो। 4 आपने इकट्ठी कर ली, आपने 8 रोटी इकट्ठी कर ली, 4 आपने 2 खानी थी ना, आपने 2 खा ली, बाकी की किसी और को दे दो जो ज़रूरतमंद है। आप अर्जित करके क्या करोगे? किसी और का पेट भर जाएगा। ये भूदान मूवमेंट में भी फिर ये सब हुआ है। पढ़ा होगा ना आपने भूदान मूवमेंट की। फिर जो एक्स्ट्रा ज़मीनें जिन ज़मींदारों के पास थी उनसे ले करके सरकार ने फिर बाकी वंचित किसानों पर बाँटी हैं। तो ये सब गांधी जी का समाजवाद का कॉन्सेप्ट था। तो यही इसमें लिखा हुआ है ना? एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेजर विदाउट कंसाइंस। प्लेजर विदाउट कंसाइंस मतलब वो ऐसा सुख जो बिना अंतरात्मा आपकी कोस रही है। आपको पता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने ड्रिंक करी, अब आपको सुख मिला। सुख मिलता है कुछ लोगों को, इन चीज़ों से बहुत सुख मिलता है कि उसको ड्रिंक से, शराब से सुख मिलेगा, उसको सिगरेट से सुख मिलेगा। अब आपने ड्रिंक करी और ड्राइव करी और आपने किसी पर चढ़ा दी, अब वो सुख, अब आप बताओ उसको जस्टिफाई करो। वो एक्सीडेंट शायद रुक सकता था अगर आप लापरवाही नहीं करते, आप ड्रिंक नहीं करते। आपको ड्रिंक करनी है, आप किसी कमरे में बैठ करके ड्रिंक कर सकते, बट किसी किसी को सुख ड्रिंक करके ड्राइव करने में आता है, किसी किसी को बहुत रफ गाड़ी चलाने में बहुत सुख मिलता है। तो ये कंसाइंस नहीं है ना, ये अंतरात्मा इसकी इजाज़त कैसे दे रही है आपको इन सुखों की जिनसे किसी और की हानि हो रही है? तो ऐसे सुख किस काम के? आप इतने सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फिश इंसान हो, इतना स्वार्थ आपके अंदर, इतना लालच भर गया है। और ये तो ब्राइब में, आप करप्शन में, यही सब चीज़ें हैं। एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन गई है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना सुख, अपने सुखों के पीछे भाग रहा, बिना ये जाने कि वो सुख क्या अल्टीमेट में, वही वास्तविकता में वो सुख है। सुख का मतलब तो सभी सुखी होना होता है ना, शेयरिंग एंड केयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। आप कैसे सुख आपके ले रहे हो? आज भी देखो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब अल्टीमेट इंसान भाग रहा है सुखों की ओर बिना अपनी अंतरात्मा के, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो इस धरती में आया कि आध्यात्मिकता से बहुत दूर है। ये बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना, अब देखो आप, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जितना भी प्रोस्टिट्यूशन है, या हम बोलें तो चाइल्ड अब्यूजिंग हो गई, ये सारी चीज़ें क्यों हैं आज? इंसान को सुख मिल रहा है इन चीज़ों में, एन्जॉय कर रहा है इंसान ये सारी चीज़ों से। प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता जा रहा है, एक रेप कर रहा है आदमी, ये सब चीज़ें क्या सुख हैं अल्टीमेटली? ये कोई सुख नहीं है ना। तो प्लेजर विदाउट कंसाइंस, ये सबसे बड़ी पाप है गांधी जी के हिसाब से, अकॉर्डिंग। चलिए, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। देखो, इसमें तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बहुत पहले। अब मान लो जैसे मैं इसमें बोलती हूँ, रावण कितना नॉलेजफुल पर्सन था, है ना? और उसका जो चरित्र था वो कहाँ पर आकर गिरा? एक स्त्री को उसने जो है अगवा किया। और एक स्त्री केवल सीता जी नहीं थी, उससे पहले भी बहुत सारे, रंभा थी, बहुत सारे उसके रिकॉर्ड्स हैं। कि रावण तो चलो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से हम दे दें, आज के ज़माने में देख लो आप, कितने बड़े, अब उसामा बिन लादेन का नाम देखो, कितना एजुकेटेड इंसान था, बट चरित्र क्या है आपका? आप विध्वंसक हो रहे हो, आप लोगों का नुकसान कर रहे हो। तो ऐसा नॉलेजफुल पर्सन किस काम का? ऐसा ज्ञान किस काम का जिसमें आपका चरित्र ही नहीं है? ठीक है, आप इसमें फिर अब इसमें लिख लीजिए, आपकी इतने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि चरित्र पर ध्यान हो, है ना?
और आजकल की अभी हम देखेंगे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी कुछ इसी उसमें है कि हम जो है लोगों को रादर की एक बैगेज एक बोझ दे दें उन पर किताबों का, और वो रटा हुआ ज्ञान से बेटर है कि उनके चरित्र की डेवलपमेंट हो। जब चरित्र विकसित हो जाएगा तो हर एक चीज़ विकसित हो जाएगी, है ना? गुड वैल्यूज़ जब आ जाएंगी, फिर कभी कोई ऐसा क्राइम भी नहीं होगा। मतलब एजुकेशन एक ऐसा वेपन होता है जो पूरी दुनिया को बदल देता है। अब ये नेल्सन मंडेला का कोट है कि ये सबसे पावरफुल वेपन है जो शिक्षा है। पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें गांधी जी पहले ही अपनी किताब, और नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी से, इसलिए उनको अफ्रीका का गांधी भी बोलते हैं। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, वही नैतिकता के बिना अगर आप व्यापार कर रहे हो, ये सब ऑलरेडी बाकी जो पुरानी क्लासेस है मैं उनमें इन सब के एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ। आपने अगर पढ़ी होंगी तो आप देखोगे, देखिए नो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रही है अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो। मान लो आपने दवाइयाँ बेच दी और वो एक्सपायर थी या उसमें कुछ, केवल आप बिजनेस पर्पज है, बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है इसमें, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो आप, है ना? आप कोई फेयरनेस नहीं है आपके बिजनेस में, लोग मर रहे हैं आपकी दवाइयाँ खा के, आपने किसी भी चीज़ का बिजनेस किया तो फिर ऐसा पैसा किस काम का, है ना? तो ये सबसे बड़ा पाप है, ऐसा पैसा इकट्ठा करना जहाँ पर नैतिकता के बिना आप अपना बिजनेस कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, गांधी जी के अकॉर्डिंग। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, विज्ञान मानवता के बिना, विज्ञान पर जो शोध हो रहे हैं आजकल, जैसे आप देखो कुछ जानवरों पर शोध करते हैं, और या बॉम्ब बनाना, ये सारी चीज़ें हैं ना, इलीगल एक्टिविटीज़, टेररिज्म, जैसे कि हम देखें बहुत सारे एथिकल वायलेशंस हो रहे हैं। अब आप देखो आज साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग हो रहा है ना? पॉर्न कल्चर मैक्सिमम कितना ज़्यादा चल रहा है, ये इंटरनेट हेल्थ, इसमें ये सब कितना ज़्यादा आज सबसे बड़ा खतरा जो पूरे विश्व को है वो साइबर से है ना। आपका साइबर सिक्योरिटी, साइबर सबसे बड़ा यही तो विषय है चर्चा का। क्योंकि जो विज्ञान है, जब तक मानवता को ध्यान में रखते हुए विज्ञान पर शोध हो रहे हैं या आविष्कार हो तब तक तो ठीक है, पर अगर मानवता को ध्यान में नहीं रखकर विज्ञान का आविष्कार होते जाएंगे तो इस तरीके से पूरा विश्व एक दिन सबसे बड़ा खतरा विज्ञान ही बनेगा, एक बहुत बड़ा अभिशाप बनेगा। अपन ने पढ़ा भी तो है बचपन में, वंडर ऑफ साइंस, है ना? ये निबंध सबने पढ़ा, लास्ट में तो हम यही सब लाइन लिखते थे ना कि एक वरदान है वरना एक अभिशाप है, अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वही सब आप इसमें लिख सकते हो। सीवियर एथिकल वायलेशंस, है ना, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखिए भी। ठीक है, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, बिना बलिदान के, बिना बलि की पूजा होनी चाहिए। आप बहुत सारे देखिए हमारे स्टेरियोटाइप्स है, बलि प्रथा, ये किस तरीके के पूजा पाठ का विषय है जिसमें आप जो है कभी कभी नरबली का कॉन्सेप्ट है। अभी पिछले साल का है कर्नाटका में कि कहाँ पर किसी साउथ इंडियन जो स्टेट है वहाँ पर देखा हमने कि दो महिला और एक पुरुष की बलि दे दी गई है, अपनी बलि दे दी है। और ये सब क्या चल रहा है? ये किस तरीके का अंधविश्वास पाखंड है? इंसानों की बलि दी जा रही है, जानवरों की बलि दे रहे हो आप। तो गांधी जी इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये कोई भी किसी भी तरीके से ये जो है पूजा का विषय नहीं है और ये कारगर कभी भी साबित नहीं होगा। ठीक है, बाकी बस तो ये 7 इनके सिंस हैं जो हैं 7 पाप। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांतों के बिना राजनीति, वेल्थ विदाउट वर्क, काम के बिना अर्जित किया हुआ धन, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, बिना अंतरात्मा की। अब देखिए मेरी हिंदी मुझे उतने वर्ड्स आ नहीं रहे हैं इसके, आप अपने पास जो आपके नोट्स हों आप उनसे मैच कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कितना। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना अर्जित किया हुआ ज्ञान, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नैतिकता के बिना व्यापार, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान, और वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। ये आप, और ये 11 वोज उनके, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो गांधी जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है ना? बस ये हो गया कंप्लीट। चलिए आप इस पर पढ़िएगा, अगर आपको कोई होती है इसमें प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी मैं ये नोट्स लेकर आऊँ। वैसे मैं ये आपको फॉरवर्ड कर दूँगी टेलीग्राम पे। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, गुड नाइट।